नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे दुनिया में पहली बार जब पूरी दुनिया के लोग एक साथ आपस में लड़ाइयाँ करना शुरू कर दिए, यानी कि हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध का। ये आपका 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, यानी कि 1914 से लेकर 1918 के बीच लगभग 4 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। कैसे ये युद्ध हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, कौन इसमें हावी हुआ और दुनिया में क्या क्या बदलाव हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। इतिहास की वो कहानियां मैं आज आपको बताऊंगा जो पहले कभी आपने ना सुनी होगी, ना किसी ने आपको सुनाई होगी। इसीलिए कहते हैं ना कि MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल, यानी कि MPS हिंदी विश्वास का प्रतीक है। जहां पर भरोसा है वहां पर MPS हिंदी है। तो चलिए आइए आज जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तारीख थी 24 दिसंबर 1914। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुए 5 महीने हो चुके थे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दोनों खेमों में सीज फायर का ऐलान किया गया था कि भैया क्रिसमस है, सीज फायर होगा। मोर्चे पर डटे ब्रिटिश सैनिक ब्रूस लिखते हैं कि रेजिमेंट के ज़्यादातर सैनिक क्रिसमस पर कीचड़ में ठिठुर रहे थे। रात 10 बजे मैंने एक शोर सुना। पता चला ये कैरोल है जो दुश्मन देश जर्मनी के सैनिक गा रहे थे। जर्मन सेना की 134 सेक्शन इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट कर्ट जेमिस अपनी डायरी में लिखते हैं कि अंग्रेज सैनिक अपनी खाइयों से एक फुटबॉल लेकर आ गए। जर्मन भी निकल आए। देखते ही देखते एक शानदार मैच शुरू हो जाता है। हमने खूब मजा किया। जब ये बात अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने फौरन पोजीशन लेने को कहा, क्योंकि भैया ये तो लड़ने के लिए आए थे और ये दोनों खेल खेलने लगे। रात में सैनिक जिनके साथ डांस कर रहे थे, अगले ही दिन उन्हीं के साथ खून खराबा वाला खेल शुरू हुआ, यानी कि उनके खून के प्यासे हो गए। ये जंग अगले 4 सालों तक जारी रही। 11 नवंबर 1918, आज से लगभग 106 साल पहले की ये घटना है। तब ये जंग रुकी थी। 11 नवंबर 1918 को जंग रोक दी गई थी। तब तक करीब 2 करोड़ लोग मारे जा चुके थे। आंकड़ा लगभग में है, लेकिन 2 करोड़ लोग मारे जा चुके थे। अगर हम धार्मिक ग्रंथों से इसकी तुलना करें तो महाभारत का युद्ध जब हुआ था, महाभारत कालीन युद्ध जो हुआ था भारत में, उसमें ऐसे ही करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए थे जो श्री कृष्ण के द्वारा इस युद्ध को कहीं ना कहीं आयोजित प्रायोजित या उनकी कूटनीति का कमाल था, जिससे कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध के बीच में गीता जैसा ज्ञान निकल के बाहर आया था। और जो आज गीता भारत देश की कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की चर्चा चल रही है, कई जगह सिलेबस में आ चुका है और दुनिया भर के कई यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में गीता आज पढ़ाई जाती है। खैर, हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की, जिसमें 2 करोड़ लोगों के मारे जाने की बात की गई थी। किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, कारण क्या थे, वो शुरुआत क्या थी, सब कुछ जानेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार भले ही 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, लेकिन इसकी कई वजहें समझने के लिए आपको 1878 में जाना पड़ेगा। 1914 में शुरुआत हुई, लेकिन हम जाएंगे 1878 में, लगभग 35-36 साल पीछे। उस समय ज़्यादातर देशों में राजशाही यानी कि राजाओं का राज चलता था। पूर्वी यूरोप के देश जैसे सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बुल्गारिया को बाल्कन देश कहा जाता था। यहाँ ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। 1878 में रूस और ऑटोमन यानी आज के तुर्की के बीच युद्ध हुआ। रूस बाल्कन देशों को ऑटोमन से आज़ाद होने में मदद कर रहा था। जब 1878 में युद्ध खत्म हुआ तो बर्लिन की संधि की गई। इसके मुताबिक बोस्निया और हर्जेगोविना के इलाकों पर ऑस्ट्रो हंगेरियन राजशाही शासन करेगी, लेकिन असली मालिक ऑटोमन ही रहेगा। 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन राजशाही ने बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा करना चाहा, जबकि बोस्निया के लोग आज़ादी चाहते थे। पड़ोसी देश सर्बिया के लोग भी कब्जे के इस प्रयास से काफ़ी नाराज थे। दोनों देशों में स्लाव जाति के लोग रहते थे। सर्बिया आज़ादी की लड़ाई में बोस्निया की मदद कर रहा था। दरअसल ये लड़ाई आज़ादी की नहीं, सर्बिया के साथ मिलकर एक दक्षिणी स्लाव देश यूगोस्लाविया बनाने की थी।
इसी के तहत नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे यंग बोस्निया नाम दिया गया। यह आंदोलन चलाने वाला छात्रों का एक क्रांतिकारी समूह था। ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ऑस्ट्रो हंगेरियन सिंहासन के होने वाले राजा थे। वे अपने पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी साराजेवा के दौरे पर गए हुए थे। 28 जून 1914 को दोनों की शादी की 14वीं सालगिरह थी। जब ये बाहर निकले तो चारों तरफ कई लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे, उनका अभिनंदन करने के लिए खड़े थे। काफिले की तीसरी कार में आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी बैठी हुए थे। तय कार्यक्रम के अनुसार पहला स्टॉप सुबह 10 बजे एक आर्मी बैरक का निरीक्षण करना था। इसके बाद उन्हें एपल क्ले के रास्ते टाउन हॉल जाना था। क्रांतिकारी किसी भी कीमत पर प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या करने पर आमादा थे। उन्होंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सहित अनेकों प्लान बना रखे थे कि आज ये जो घटना है इसको अंजाम देना है। जब प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की कार मेहमद बाशिक के पास आई, जहां पहले हत्यारे इलीक को एक बम और पिस्तौल के साथ तैनात किया गया था, पर वो कुछ कर नहीं पाया। 10:10 हो चुके थे। 10:10 पर कैब्रिनोविक ने कार पर बम फेंका, जो कार से उछलकर सड़क पर गिर गया। कैब्रिनोविक ने साइनाइड की गोली निकली और पास की नदी में कूद गया। दुर्भाग्य से आत्महत्या का प्रयास विफल रहा, क्योंकि नदी में केवल 2 इंच ही पानी था। साइनाइड की गोली पुरानी थी, इसलिए वो असर भी नहीं कर पाई और उसे उल्टी हो गई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद भी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने काफिला रोका नहीं, बहादुर थे, आगे बढ़ते चले गए। अब काफिला टाउन हॉल की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ मेयर ने इनका स्वागत भाषण देने की कोशिश की। इससे पहले ही आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने उन्हें रोककर खुद भाषण देना चाहा। उन्होंने कहा कि मिस्टर मेयर, मैं यहाँ यात्रा पर आया था और आपने मेरा स्वागत बमों से किया। ये बेहद अपमानजनक है। अब सड़कों पर पुलिस की जगह सैनिक तैनात कर दिए गए थे। फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी ने तय किया कि ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल जाएंगे। 10:45 का समय हो चुका था। टाउन हॉल से निकलने के बाद कपल काफिले की तीसरी कार में बैठ जाता है। क्रांतिकारियों ने लैटिन ब्रिज के पास एक और हमलावर को तैनात कर रखा था। काफिले की कार का ड्राइवर रास्ता भटक गया। वो एपल क्ले के रास्ते को छोड़कर लेफ्ट की एक गली में टर्न हो गया। पीछे की सभी गाड़ियों ने उसी गली में टर्न ले लिया। कहीं ना कहीं ये ऐसा संयोग बन गया जो क्रांतिकारियों के लिए कहीं ना कहीं कहा जाए कि बैठे बिठाए मौका आ गया। इतने में एक हत्यारा गैवरिलो प्रिंसिप आया और फर्डिनेंड और उनकी पत्नी पर गोली चला दी। अधिक खून बहने से दोनों की मौत हो गई। आरोपी गैवरिलो प्रिंसिप ने बताया कि वे ऑस्ट्रिया से आज़ाद होकर एक स्वतंत्र सर्बियाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यानी कि उन्हें एक नए देश की मांग पेशकश कर दी। राजकुमार की हत्या से नाराज ऑस्ट्रो हंगेरियन राजा ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। रूस सर्बिया का सहयोगी था। सर्बिया को बचाने के लिए रूस उसके साथ हो लिया। जर्मनी की ऑस्ट्रो हंगेरियन से संधि थी, तो वह भी इस युद्ध में कूद गया। यहाँ से शुरू हुई चेन जल्द ही वर्ल्ड वार में बदल गई। प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 11 नवंबर 1918 तक चलता रहा। 4 साल 3 महीने और 14 दिन चली जंग में 1.5 से 2 करोड़, यानी कि 1.5 से 2 करोड़ लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया जाता है। इसमें सैनिक और नागरिक दोनों की संख्या शामिल है। आपको थोड़ा सा बताएंगे कि कौन देश किसके साथ चल रहा था। जैसे फ्रांस, देखिए 2 टाइप के यहाँ पे थे, मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की था, बुल्गारिया, 1915 से ये इसमें जुड़ जाता है। वहीं मित्र राष्ट्र की बात करेंगे तो फ्रांस, ब्रिटेन और उसके शासित राज्य जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, मिस्र, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1914 में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी शासन यहाँ थी जो ब्रिटेन से कंट्रोल हो रही थी। यानी कि जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं
तो उसके शासित राज्य में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, मिस्र, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ये सारे के सारे ब्रिटेन के तहत कार्य कर रहे थे। यानी कि अगर हम वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत नहीं विश्व युद्ध में था, लेकिन जो ब्रिटिश द्वारा शासित भारत था वो उस समय लड़ रहा था, और इसका विरोध भी भारत के सैनिक कर रहे थे, क्योंकि भारत के सैनिक ना ही समुद्र के पार जाना चाहते थे, ना ही भारत जो था वो प्रथम विश्व युद्ध हो या किसी भी प्रकार का विश्व युद्ध हो या किसी भी प्रकार की दुनिया में लड़ाई हो उसमें नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता रहता था। और सैनिक ये चाहते थे, वो जानते थे कि उन्हें कोई इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, कि हम अपने देश की सुरक्षा करें वही बहुत है, दूसरे देश में क्यों जाकर लड़े। फिर भी भारत इसमें शामिल था इनडायरेक्ट रूप में। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन और उसके शासित राज्य, फिर रूस था जो 1917 से तक था, और उसके बाद ये युद्ध से हट जाता, यानी कि विश्व युद्ध के आखिरी वर्षों से ये हट जाता, क्योंकि 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। इटली था, ये 1915 से जुड़ता है, और अमेरिका भी 1917 से मित्र राष्ट्र में था। जापान, सर्बिया, बेल्जियम और अन्य छोटे छोटे देश जो थे वो मित्र राष्ट्र के साथ थे। यानी कि जो मित्र राष्ट्र का पलड़ा था वो कहीं ना कहीं भारी था, लेकिन सेंट्रल पावर्स के पास जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, ये सारे देश थे जो एक साथ थे। यानी कि इनके बीच में ये युद्ध चल रहा था, और ये दुनिया के तमाम बड़े छोटे देश मिलकर युद्ध लड़ रहे थे, तो जिसे विश्व युद्ध कहा गया। अमेरिका कैसे युद्ध में आता है वो कहानी आपको जानना पड़ेगा। जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने ऐलान किया कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। इसका उसे ये फ़ायदा हुआ कि वो सभी युद्ध वाले देशों के साथ व्यापार कर रहा था, जो आज भी वो करता है। वो सभी के साथ व्यापार कर रहा था, और व्यापार इसका जो था अमेरिका का कई गुना बढ़ गया। 1917 तक अमेरिकी बैंकों ने कई देशों को लोन दे दिया, लेकिन ज़्यादातर उन राष्ट्रों को जिनकी जीत की संभावना थी। ब्रिटेन के पास दुनिया के सबसे ताकतवर नौसेना थी। उसने दुश्मन जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया था। जर्मनी किसी भी तरह इस समुद्री घेराबंदी को तोड़ना चाहता था। उसके पास पनडुब्बियां थी। जर्मनी ने ऐलान किया कि जो भी उसके एरिया में आएगा उसके जहाज पर बिना चेतावनी हमला किया जाएगा। 7 मई 1915 का दिन था। जर्मनी ने ब्रिटिश यात्री जहाज लूसिटानिया पर हमला करके उसे डुबो दिया। इसमें लगभग 1198 लोग मारे गए, जिनमें 128 अमेरिकी नागरिक भी थे। और अमेरिका की पॉलिसी है कि सब कुछ एक तरफ और उसके अपने नागरिक एक तरफ। अगर उसके नागरिक को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है तो फिर भैया कितना भी अच्छा दोस्ती हो आपसे, वो फिर उसका बदला लेके रहता है। और इस हमले से अमेरिका में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि अमेरिका के 128 अमेरिकी नागरिक जो थे इसमें मारे गए थे। अमेरिकी जनता चाहती थी कि इस हमले का तुरंत जवाब दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति विल्सन ने अमेरिका को युद्ध में जाने से बचा लिया। ब्रिटेन ने जरूरी सामान जैसे फूड, मेडिकल सप्लाई, फ्यूल और कच्चे माल को जर्मन बंदरगाहों तक पहुंचने से रोक दिया था। इससे जर्मनी के सैनिक और जनता दोनों पर असर हुआ। जर्मन लोगों के सामने कुपोषण जैसे हालात हो गए, उनको फूड नहीं मिल पा रहा था। 1917 की शुरुआत में जर्मनी ने आकलन किया कि अगर ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों को रसद पहुंचा रहे जहाज़ों को डुबो दिया जाए तो ब्रिटेन 6 महीने के भीतर ही घुटने टेक देगा। यानी कि जर्मनी ने भी अपना दिमाग लगाया। इससे अमेरिका को ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान भी हुआ। ब्रिटेन सरकार ने एक टेलीग्राम को बीच में रोका और उसे अमेरिका तक पहुंचा दिया। जनवरी 1917 में जर्मन विदेश मंत्री आर्थर जिमरमैन ने मैक्सिको में जर्मन राजदूत को एक सीक्रेट मैसेज टेलीग्राम किया। इसमें लिखा था, चलो मिलकर युद्ध करते हैं, चलो मिलकर शांति स्थापित करते हैं। जर्मनी ने कहा था कि यदि मैक्सिको अमेरिका के खिलाफ युद्ध करता है तो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, यानी कि पैसे देगा या और भी जो ज़रूरत के सामान होंगे वो इन्हें देगा। मैक्सिको ने सरहदी इलाके छीन लिए थे। कैसे हुआ आपको बताएं कि अमेरिका ने युद्ध में मैक्सिको से टेक्सास, एरिजोना और न्यू मैक्सिको के सरहदी इलाके छीन लिए थे, और जर्मनी ने इसी पुरानी दुश्मनी का फ़ायदा उठाकर मैक्सिको से कहा कि अपने इलाके पाने का यही सही मौका है, सही अवसर है, और आइए मिलकर हम लोग युद्ध करते हैं और इस जो ज़मीनें आपकी, जो एरिया आपका अमेरिका ने छीना है, वो उनसे वापस आपको दिलवाते हैं। कुछ दिनों बाद टेलीग्राम मीडिया में लीक हो गया। अखबार में छपते ही अमेरिकी लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। अब ये लीक हुआ था या लीक किया गया था
कि माहौल बने युद्ध का तो वही काम हुआ। ये किसी को नहीं पता कि लीक हुआ था या लीक किया गया था। 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने संसद में कहा कि जर्मनी का ये टेलीग्राम हमारे खिलाफ युद्ध का ऐलान है। 16 अप्रैल को राष्ट्रपति ने अपने बयान पर अधिकृत रूप से दस्तखत भी किए और अमेरिका पहले विश्व युद्ध में शामिल हो गया। क्योंकि अमेरिका ने पहले ऐलान नहीं किया, उसके खिलाफ जब साजिश हुई तब उसने ये देखा कि भैया अब तो पीछे हटने वाली बात नहीं है, और उन्होंने पहले विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा भी कर दी। पहले विश्व युद्ध में बहुत सारी जो वैज्ञानिक तकनीकियां हैं वो सामने निकल के आई। पहली बार दुनिया ने विज्ञान का चमत्कार इस युद्ध में देखा। भले ही प्रथम विश्व युद्ध जो था इससे बहुत ही जन धन की हानि हुई, पर्यावरण का नुकसान हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दुनिया को समझ में आई कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप पृथ्वी पर राज्य नहीं कर सकते हैं। पहला था मशीन गन। ये गन प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां फायर करती थी। ब्रिटिश, जर्मन और फ्रेंच सेनाओं ने मशीन गन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और उसका उनको फ़ायदा भी मिला। दूसरा था रासायनिक हथियार। जैसे जर्मनी ने 1915 में यप्रेस की लड़ाई में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद मस्टर्ड गैस, फास्जीन और अन्य गैसें भी इस्तेमाल हुई। इन गैसों का इस्तेमाल करके सैनिकों को मारने का यानी कि युद्ध में काम लिया गया और इसका बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर भी नुकसान पड़ा। टैंक, जो आज टैंक का आप नाम सुनते हैं, ब्रिटिश सेना ने 1916 में सोम्मे की लड़ाई में उपयोग में लाया। ये बख्तरबंद वाहन खाइयों के ऊपर से गुजर सकते थे और सैनिकों को दुश्मन की गोलीबारी से बचा भी सकते थे। देखिए, टैंक पहले विशालकाय होते थे और इसके पीछे 10, 20, 50 की संख्या में जो सैनिक होते थे वो छिप कर भी जाते थे और दुश्मन के नज़दीक पहुंचकर उन पर हमला भी कर देते। और टैंक लगातार गोले बरसाता था और एक बार में 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को उड़ा देता था। और एक तकनीकी थी विमान, यानी कि हवाई जहाज। विमानों का बड़े पैमाने पर सैन्य उपयोग में लिया गया। डॉग फाइट्स की शुरुआत इसी युद्ध से हुई। बड़े बमवर्षक विमानों ने दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाए। फिर उसके बाद आई पनडुब्बी की बारी। जर्मनी ने पनडुब्बी, जर्मन यू बोट्स का उपयोग मित्र राष्ट्रों के जहाज़ों पर हमला करने और उनके आपूर्ति मांगों को काटने के लिए किया। फिर था फ्लेम थ्रोवर। फ्लेम थ्रोवर यानी आग फेंकने वाली मशीन का पहली बार जर्मन सेना ने इस्तेमाल किया, यानी कि दुश्मन के ऊपर सीधा आग फेंका जाता था। दुश्मन के खाइयों और ठिकानों में आग लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक और आविष्कार सामने आया, हाउटजर और मोर्टार। हाउटजर और मोर्टार जैसे भारी तोपों ने लड़ाई को खतरनाक बना दिया था। इनकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा थी। बारूदी सुरंग और लैंड माइन, इन्हें दुश्मन की सेना की गति को धीमा करने और उन्हें हानि पहुंचाने के लिए रणनीतिक रूप से बिछाया जाता था। लैंड माइन वो होता था जो ज़मीन के अंदर खन के मिट्टी से हल्का सा तोप दिया जाता था या ढक दिया जाता था, जिस पर पैर रखते ही वो एक्टिवेट हो जाता था और जैसे ही पैर हटाता था कोई तो वो फट जाता था और उसके चिथड़े हो जाते थे। वायरलेस टेलीग्राफी यानी कि संचार का भी इसमें उपयोग किया गया। संचार में सुधार से सेनाओं को एक दूसरे के संपर्क में रहना आसान हो गया और युद्ध की रणनीतियों को कुशलता से लागू करना संभव हुआ, यानी कि संदेश का आदान प्रदान हो गया। जमीन, हवा और समुद्र वाले युद्धों में भी कई वैज्ञानिक चीज़ें सामने आई। जैसे दुनिया का पहला युद्ध था जिसमें थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों शामिल हुई और जो भी अत्याधुनिक हथियार थे उनका उपयोग किया गया। भारत कैसे इसमें कूदा? ब्रिटेन ने भारत के साथ कुछ चालबाजियां की थी, आइए आपको बताते हैं। और यही चालबाजी ब्रिटेन को महंगा पड़ा, क्योंकि जो भारत पहले कहीं ना कहीं कंडीशन अप्लाई में ब्रिटेन के अधीन रह लेने के लिए आगे आतुर था कि भाई हम रह लेंगे, कोई बात नहीं, जिसमें कांग्रेस भी उस समय मान ली थी कि हाँ ठीक है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि किस प्रकार से ब्रिटेन या अंग्रेज भारत को धोखा देते हैं वो इसमें सामने आता है। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है उस समय भारत बहुत विरोध प्रकट करता है और फिर उसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जब समाप्ति होती है तो भारत आज़ाद भी हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत कैसे शामिल हुआ, आइए उसकी कहानी आपको बताते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होने के कारण खुद ही शामिल हो गया था। इसको शामिल करना ही नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन से युद्ध हो रहा था और ब्रिटेन के अधीन ही था, तो ऑटोमेटिक
जो रूल्स था उसके हिसाब से शामिल था। ब्रिटेन ने युद्ध की शुरुआत में ही भारत के संसाधनों और सैनिकों का उपयोग करने का निर्णय लिया था। जब ब्रिटेन ने 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो भारत को भी युद्ध में शामिल होना पड़ा। भारत के कई नेता और राजा ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रहे थे। उस समय कई भारतीय नेताओं ने इस उम्मीद से युद्ध में सहयोग दिया कि इसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है, भारत आज़ाद हो सकता है। भारत ने ब्रिटेन को न केवल 13 लाख सैनिक भेजे बल्कि 14 करोड़ पाउंड की राशि और काफ़ी मात्रा में खाद्यान्न, कपड़ा, गोला बारूद और अन्य सामान भी भेजे। यानी कि एक बड़ी राशि, बहुत सारे हथियार और काफ़ी सामान उनको प्राप्त हुआ। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत का एक अहम योगदान हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना का पहला अभियान फ्रांस और बेल्जियम के पश्चिमी मोर्चे पर हुआ। इसे यप्रेस की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाई अक्टूबर से नवंबर 1914 के बीच फ्रांस के यप्रेस में हुई थी। इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों की 129वीं बलूच रेजिमेंट, 57वीं वाइल्ड रेंजर्स और लुधियाना सिख रेजिमेंट सहित कई रेजिमेंट्स ने हिस्सा लिया। भारतीय सैनिकों ने जर्मन सेना के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस और बेल्जियम में मित्र राष्ट्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष शुरू किया। अमेरिका के आने से जर्मनी ने हार क्यों मानी, ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभर चुका था। युद्ध के आखिरी सालों में जर्मनी और उसके साथी देशों की स्थिति लगातार खराब होती गई। जर्मनी को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा था। इसकी वजह से उसके संसाधन ज़्यादा उपयोग हो रहे थे। पश्चिमी मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों से संघर्ष हो रहा था और दूसरी ओर पूर्वी मोर्चे पर रूस के साथ भी इसकी लड़ाई जारी थी। 1917 में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में एंट्री कर ली। अमेरिका के आने से मित्र राष्ट्रों को न केवल अधिक सैनिक मिले बल्कि आर्थिक और सैन्य सहायता में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, साथ ही वैज्ञानिक विधियां भी इनको प्राप्त हुई। यह जर्मनी और उसके सहयोगी देशों के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जर्मनी पहले से ही आर्थिक और सैन्य रूप से कमज़ोर हो चुका था और इतने बड़े देश, इतने बड़े ताकतवर देश का उनके दुश्मन के रूप में खड़े हो जाना, ये उनके लिए किसी अनहोनी से बेहतर कुछ नहीं था। आखिरकार जर्मनी ने हार मान ली। युद्ध विराम की घोषणा हुई। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आर्मिस्टिस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसके तहत उसने युद्ध विराम की शर्तों को स्वीकार कर लिया। यह समझौता फ्रांस के कंपिएन शहर में हुआ और इसे आर्मिस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया काफ़ी बदल गई। जैसे लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया। इसका उद्देश्य भविष्य में युद्धों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना था। वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि के कारण जर्मनी पर लगाया गया भारी युद्ध शुल्क और मुआवजे ने इसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। इससे जर्मनी में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। सोवियत संघ, रूस में बोल्शेविक क्रांति के कारण व्लादिमीर लेनिन ने या उनकी लीडरशिप में सोवियत संघ बनाया गया, जो आज भी चलता है, जिसे सोवियत संघ जो बना USSR शायद जिसे कहते थे, तो वो अब तो नहीं रहा। फिर ये चीज़ें हुई कि जो राजवंश था, यानी कि राजाओं का जो राज्य था, उसको समाप्त करने की कवायद शुरू हो जाती है और फिर लोकतंत्र का भी स्थापना का यहीं से मंजर शुरू होता है और इसका लाभ भविष्य में जाके 30-40 वर्षों बाद भारत को मिलने को मौका मिल जाता है। जैसे राजवंश की खात्मा की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य का इसमें पतन हुआ। जंग के बाद कई देशों का निर्माण भी हुआ। जैसे यूरोप में फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, इनका निर्माण हुआ। वहीं ऑस्ट्रिया हंगरी का विघटन होकर ऑस्ट्रिया और हंगरी बना। ऑटोमन साम्राज्य से इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन ये देश बने। द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका क्या थी? तो वर्साय संधि की कठोर शर्तों ने जर्मनी में असंतोष को जन्म दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गए। भविष्य में आपको द्वितीय विश्व युद्ध भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको दुनिया में जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं उन दोनों के बारे में आपको चीज़ें पता चल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। देश दुनिया में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ
अगर आप छात्र नहीं हैं फिर भी आपको ये चीज़ें जानकर ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से दुनिया में बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं, जिससे आपको प्रेरणा भी मिल सकती है कि हमें शांति की ही तरफ जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें कृष्ण की गीता और महात्मा बुद्ध के उपदेश, स्वामी विवेकानंद की बातें आपको सुननी चाहिए और अपने आप को संतुलित रखना चाहिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय। आपको कैसा लगा ये एपिसोड, कमेंट बॉक्स में भी आप अपने विचारों को बता सकते हैं। अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने मित्रों को जो छात्र हैं उनको ये कहानी शेयर करके उनको भी बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध की असली कहानी क्या थी। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस प्रकार से आपको किसी ने ये कहानी नहीं सुनाई होगी। चलिए फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा।